जय हिंद। आइए एक छोटा सा गेम खेलते हैं और इस गेम के माध्यम से ही समझते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। आप देख रहे हैं वीडियो में कि एक डाइस रोल कर रही है और जब इस वीडियो को हम पॉज करेंगे तो कोई एक अंक हमें प्राप्त होगा, जैसे कि हम ध्यान से देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही इसको एक बार पॉज किया, वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 5 मिल गई। थोड़ी देर बाद जब हम इसे फिर से पॉज करने की कोशिश करते हैं, वैल्यू कितनी मिली हमें? 3 मिली। अगर हम इसे नेक्स्ट टाइम फिर से अगेन पॉज करते हैं तो वैल्यू कितनी मिली हमें? फिर 3 मिल गई। थोड़ी देर फिर ट्राई करते हैं, वेट करते हैं, फिर इसको पॉज करने की कोशिश करते हैं और वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 1 मिल गई। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा ना, जब हम लूडो खेलते हैं और डाइस को रोल करते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होती है, एक तरह से रेंडमली वो वैल्यू मिलती है। इन द सेम वे अगर हम ध्यान से देखते हैं, आप यहां पे देखिए, इस इमेज को जो आप ध्यान से देख रहे हैं, एक डाइस रखी हुई है और जब इस डाइस को रोल किया जाता है, एक डाइस है आपके सामने और इस डाइस को जब भी रोल किया जाएगा, वैल्यू क्या संभावित होंगी? आपके लिए वैल्यू संभावित होंगी या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी एक अंक आपके लिए आ सकता है। कोई भी एक अंक आपको टॉप में मिल सकता है, पर कौन सा अंक मिलेगा क्या आप बता सकते हैं? कौन सा अंक मिलने की संभावना कितनी है, क्या आप ये बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते हैं जब तक कि आप प्रायिकता को नहीं पढ़ लिए होंगे। और प्रायिकता में इसी प्रकार की चीजों की गणना की जाती है, किनकी? संभावना की। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। यहाँ पे घटना क्या है? डायस के रोल करने पर वैल्यू मान लीजिए 3 आने की संभावना क्या होगी, 4 आने की संभावना क्या होगी, 4 से छोटी संख्या आने की संभावना क्या होगी। इन संभावनाओं को ही हम क्या करते हैं? हम गणितीय रूप में अध्ययन करते हैं। किसमें? प्रायिकता में। चलिए, ये तो डायस का एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम सिक्का उछालते हैं, जैसे कि जब भी क्रिकेट होता है तो सबसे पहले एक सिक्का का टॉस किया जाता है, ठीक है ना? और जब हम सिक्का उछालते हैं तो वैल्यू क्या आ सकती है? या तो हेड आ सकती है या टेल आ सकती है। दो में से एक ही आएगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना? पर हेड आने की संभावना कितनी है, टेल आने की संभावना कितनी है, इन संभावनाओं का गणितीय निरूपण कैसे करना है, इसका अध्ययन हम करते हैं किसमें? प्रायिकता में करते हैं। अगर हम आगे देखते हैं, ताश की गड्डी में से, ताश की गड्डी में टोटल कितनी पत्तियां होती हैं? 52 पत्तियां होती हैं। जो खेलता है वो जानता है और जो नहीं खेलता उसे हम यहाँ पे बतलाएंगे कि कौन कौन सी पत्तियां होती हैं। पर ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्तियां होती हैं और इनमें से कोई भी एक पत्ती निकालें और आपके चाहने वाली या जिसे आप चाहते हो कि वो पत्ती ही सामने निकल के आए, उसके आने की संभावना क्या होगी? जैसे मैं अगर कहूं पान के आने की संभावना क्या होगी, इक्का आने की संभावना क्या होगी, बादशाह मिलने की संभावना क्या होगी? इन संभावनाओं का गणितीय अध्ययन किसमें करते हैं? प्रायिकता में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, ये बहुत काम की चीज है और आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए अभी ध्यान से देख लीजिए। कितने प्रकार की ताश की पत्तियां होती हैं? ताश की पत्तियां बेसिकली 4 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार क्या कहलाती है? पान कहलाती है। दूसरी प्रकार क्या कहलाती है? हुकुम कहलाती है। क्या कहलाती है? हुकुम। तीसरी प्रकार कहलाती है ईंट, बिल्कुल ईंट की तरह स्ट्रक्चर दिखता है इसका। चौथी प्रकार क्या होती है? चिड़ी, ठीक है ना? ये 4 प्रकार की पान की पत्तियां होती हैं, सॉरी 4 प्रकार की ताश की पत्तियां होती हैं और प्रत्येक प्रकार में, जैसे अगर हम बात करें पान की, ध्यान दीजिएगा टॉप में सारे के सारे इक्के हैं। पान का इक्का ये रहा, हुकुम का इक्का ये रहा, ईंट का इक्का ये रहा और चिड़ी का इक्का ये रहा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्के कितने हो गए, तो इक्के 4। अब पान है, हुकुम है, ईंट है, चिड़ी है, सबके एक एक पत्ते हो गए, किसके? इक्के के। इसी प्रकार पान का दुक्का पा, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार पान की दुक्की पाई जाती है, 3 पाया जाता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी दहला। 10 को क्या कहते हैं? दहला भी कह देते हैं। इसके बाद जोकर मिलता है, क्वीन मिलती है और किंग मिलता है। तो टोटल पत्तियां कितनी हो गई? टोटल पत्ते तो टोटल ताश की पत्तियां कितनी हो गई? 13 हो गई। टोटल पत्तियां 13 हो गई। इसी प्रकार अगर हुकुम की बात करें तो यही सारी पत्तियां हुकुम में पाई जाएंगी, 2, 3, 4, 5 से लेकर क्वीन किंग तक, ठीक है ना? सेम वे में ईंट की बात करें तो 2, 3, 4, इधर क्वीन से लेकर किंग तक। अगर चिड़ी की बात करें तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 और क्वीन से लेकर किंग तक। ये सारी पत्तियां मिलती हैं किसमें? चाहे हम पान की बात करें, चाहे हम हुक्म की बात करें, चाहे हम ईंट की बात करें, चाहे हम चिड़ी की बात करें, इन चारों में ये प्रकार की पत्तियां मिलती हैं, अर्थात चारों के टोटल 13 पत्तियां पाई जाती हैं। अब अगर मैं आपसे यही पूछूं कि टोटल जोकर कितने होते हैं, तो एक पान का जोकर, एक हुकुम का जोकर, एक ईंट का जोकर और एक चिड़ी का जोकर, तो 4 जोकर हो गए। अगर मैं पूछूं कि दहला कितने हैं, यानी 10 कितने हैं, टोटल आप बताएंगे 4 है। अगर मैं पूछूं बादशाह कितने हैं, तो 4 है। लेकिन अगर मैं पूछूं पान कितने हैं, तो आप बोलेंगे 13 है। अगर मैं पूछूं ईंट कितने हैं, तो आप बोलेंगे 13 है। अगर मैं पूछूं आपसे कि चिड़ी कितने हैं, तो आप बताएंगे 13 है।
तो इस प्रकार से आपको पान के पत्तों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तो आप कभी भी प्रायिकता के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत इसलिए थोड़ा बहुत ताश के पत्तों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ताश के पत्तों के अलावा आपको सिक्के के बारे में भी जानना जरूरी है कि हेड और टेल क्या होते हैं। इसके साथ साथ आपको पांसे के बारे में या डाइस के बारे में भी जानना जरूरी होता है, इसमें कितने अंक आते हैं, कौन कौन से अंक आते हैं। मैंने बता दिया 1 2 3 4 5 6 इतने ही अंक आते हैं। जो आपको इमेज में दिख रहा है एग्जैक्टली चीजें ऐसी ही होती हैं, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं कि इसका अध्ययन कैसे करना है। पर एक सवाल आता है कि प्रायिकता पढ़ते तो हैं हम, यानी संभावनाओं के घटित होने की घटना के बारे में हम संख्यात्मक निरूपण तो करते हैं, पर ऐसा क्यों करते हैं, एक प्रशासक के तौर पे इसकी क्या आवश्यकता है। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आप किसी क्षेत्र विशेष के डीएम हैं, ठीक है ना, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वहां बहुत ज्यादा बारिश होने वाली हो और बाढ़ आने वाली हो तो वहां आप आपदा प्रबंधन करें, ठीक है ना। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, साथ में प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बनती है। तो आपकी जिम्मेदारी है बाढ़ को कंट्रोल करना, आपदा को प्रबंधन करना। और अगर आपको पता लगता है कि बहुत ज्यादा तेजी से पानी गिरने वाला है लगभग 6 से 7 दिनों तक, जैसा कि इमेज में एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और अगर इतने दिनों तक बारिश होगी, मान लीजिए हफ्ते भर लगातार बारिश होने वाली है और मूसलाधार बारिश होने वाली है, तो अगर इतने दिनों तक बारिश होने की संभावना है, क्या है, संभावना है, वो संभावना कहां से पता लगेगा, वो संभावना पता लगेगा न्यूज के माध्यम से, मौसम के पूर्वानुमान के माध्यम से। तो उन संभावनाओं का गणितीय निरूपण क्या होगा, वो एक तरह से प्रायिकता का टॉपिक होगा। और ये एक डीएम को समझना होगा और वो समझेगा कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है और बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो जनधन की हानि होगी, और इस प्रकार की अगर बाढ़ आने की संभावना अगर है तो उसका कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है, उस डीएम की जिम्मेदारी है। और वो तभी आपदा प्रबंधन कर पाएगा जब इसका पूर्वानुमान वो लगा पाए। और पूर्वानुमान वो कैसे लगाएगा, वो पूर्वानुमान लगाएगा वेदर के बारे में, जो पूर्वानुमान की जानकारी उसको न्यूज के माध्यम से या कि गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मिलती है, इसलिए जरूरी है। और ये जानकारी जो है वो प्रायिकता के रूप में निरूपित की होगी, क्यों, क्योंकि वो संभावना बता रहा होगा बारिश के घटित होने की या बारिश के होने की। बारिश एक घटना है और उस घटना के घटित होने की संभावना आपको पहले पता लग गई तो आप पहले ही उसके लिए तैयार रहोगे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, उनकी प्रायिकता होती है। जैसे दंगे होने की संभावना कितनी है, अगर आपको पहले से पता लग गया कि दंगे होने की संभावना ज्यादा है, यानी आपको कंट्रोल करना है। अगर आपको लगा कि शांति व्यवस्था बहुत आसानी से सुदृढ़ रूप से बनी हुई है, दंगे की संभावना 0 है, तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। एक प्रशासक के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, इसलिए जरूरी है प्रायिकता का अध्ययन करना आपके लिए, और प्रायिकता की जानकारी भी आपके लिए जरूरी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। प्रायिकता का बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला यही फॉर्मूला केवल एकमात्र आपके लिए हमेशा काम आएगा। तो एक सूत्र याद करना है, एक सूत्र में आपको सब कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। एकमात्र सूत्र और आपको सारी कहानी प्रायिकता की कंप्लीटली आपसे बनेगी। एमबीपीएससी में तो बेसिकली एक ही सूत्र पढ़ना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या है ये सूत्र, कि अनुकूल परिणामों की संख्या, किसी भी घटना के घटित होने की अनुकूल परिणामों की संख्या जो आप चाह रहे हैं, बट्टे प्रयोगों में कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होती है, प्रायिकता होती है। अब इसको समझते हैं कैसे, इसको हल करेंगे जब हम क्वेश्चन में, तब समझ पाएंगे कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली ऐसा क्यों है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। प्रायिकता की परिभाषा क्या है, प्रायिकता की परिभाषा है कि गणित की वह शाखा जिसमें घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक अध्ययन किया जाए। मैंने अभी तक बताया आपको कि प्रायिकता में हम अध्ययन ही किस बात का कर रहे हैं, हम प्रायिकता में अध्ययन कर रहे हैं घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं का। और घटनाओं के घटित होने की अगर संभावनाओं का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रायिकता। अब ध्यान देते हैं प्रायिकता, ये 3 नंबर के लिए बहुत बढ़िया परिभाषा है, आराम से आप लिख सकते हैं इसे। अब अगर हम बात करते हैं कि आज तक क्वेश्चन कितने आए, तो एकमात्र क्वेश्चन आया है, वो भी 2019 के पेपर में, जो कि पेपर अभी कैंसिल हो गया है और फिर होने वाला है, यानी प्रायिकता आ सकती है। और 3 नंबर में आई थी प्रायिकता, तो आपसे बननी चाहिए प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे नहीं बनेगी तो दिक्कत में आ जाएंगे आप। हम देख सकते हैं कि 2019 के मेंस में उसने करीब 49 नंबर की मैथमेटिक्स दी थी, और इसलिए आपके लिए पढ़ना जरूरी है। बहुत कठिन नहीं है, छोटी सी क्लास में 15-16 घंटे क्लास में आपकी कंप्लीट मैथमेटिक्स कराई जा रही है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं और बिल्कुल कठिन नहीं है, तो पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाला जा रहा है इस सिक्के को, ध्यान से देखिएगा। एक सिक्के को एक बार मात्र उछाला जाता है, तो हमें क्या पता करना है, चित आने की प्रायिकता बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित आने की प्रायिकता। चित मतलब क्या, हेड आने की प्रायिकता। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि हेड आने की क्या संभावना है। तो एक बात बताइए ना कि टोटल परिणाम कितने संभव है, ऑब्वियस बात है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, तो टोटल परिणाम कितने, 2 परिणाम। तो कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 2, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी, हेड बस यानी कि 1,
अब अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 2 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम अर्थात 1/2। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता आप बता देंगे, तो प्रायिकता 1/2 होगी। आपका आंसर फर्स्ट का कितना है? 1/2 है ना? अब अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के पट आने की प्रायिकता, तो पट यानी टेल। अब टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, कुल परिणाम हमारे पास एग्जैक्टली फिर 2 और अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना? 1। तो टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। समझ में आया? अतः प्रायिकता एग्जैक्टली फिर से क्या हो जाएगी? 1/2, क्योंकि अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितना? 2। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्वयं हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं हल कराने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं। क्या करते हैं? एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो क्या करना है? एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पता करना है। क्या पता करना है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब एक बात बताइए कि जब आप एक पासे को फेंक रहे हैं तो 4 से बड़ी संख्या क्या क्या है? 4 से बड़ी संख्या है 5 और 6। बाकी 1 2 3 4 तो बड़ी नहीं है 4 से। तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? ध्यान दीजिए, पहले अनुकूल परिणाम कितने हैं? आपके अनुकूल परिणाम हो गए, अनुकूल परिणाम 2, 5 और 6। कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 परिणाम। कुल परिणाम 6, अनुकूल परिणाम 2, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम अर्थात 2/6 बराबर 1/3। और आपका आंसर कितना है? 1/3, है ना? इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट आपसे कहता है क्या कि 4 से छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा, 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 4 से छोटी, 4 से छोटी क्या है? 4 से छोटी है 1 2 और 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम आपके हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अनुकूल परिणाम आपके हो जाएंगे 3। और कुल परिणाम कितना? ऑब्वियस सी बात है, फिर से 6। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/6 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो वैल्यू 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। ध्यान से देखते हैं वैल्यू क्या है आपकी प्रायिकता के आंसर में? 1/2। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वो कहता है कि 4 और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? इस बार ध्यान दीजिएगा, 4 से छोटी पहले था, अब है 4 और 4 से छोटी, यानी कि थर्ड कंडीशन में हमारे पास 4 2 1 और 3, ये 4 के चारों अनुकूल परिणाम में शामिल होंगे। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4, और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। तो हम क्या कहते हैं? प्रायिकता क्या होगी? सॉरी, 6 नहीं बल्कि 4/6, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। फाइनली वैल्यू अब कितनी आ गई? 2/3। अतः प्रायिकता कितनी होगी? 2/3, ठीक है ना? अब आप इस बात से परेशान मत हो जाइएगा कि सर आप तो 3 पेज में हल कर रहे हैं इतने बड़े क्वेश्चन को। ये 3 पेज में नहीं सॉल्व है। ये क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो ये सॉल्व है, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपकी एक लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, ये आपकी तीसरी लाइन हो गई। 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, एक पार्ट 3 लाइन में। अगर एक पार्ट आया तो 3 नंबर में आ सकता है। और अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन की, तो 3 3 6 और 3 9, 9 लाइन में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सूत्र 3 बार लिखे हुए हैं और आपको पेपर में सूत्र लिखने की जरूरत केवल एक बार पड़ेगी, यानी 9 में से 2 लाइन कम कर दीजिए तो टोटल कितनी लाइन हो जाएंगी? टोटल लाइन हो जाएंगी 7, यानी 7 और 8 लाइन में आप 5 नंबर का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। 19 के मेंस वालों को तो दिक्कत ही नहीं है पेज की, है ना, क्योंकि उनके लिए अभी कंडीशन नहीं आई है कि आपका पेज छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एक थ्योरी की। इस थ्योरी को समझने से पहले एक क्वेश्चन हल करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन था 4 और मतलब 4 को लेकर के था। अब क्वेश्चन है 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। इसकी प्रायिकता बतानी है, 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो 5 से छोटी संख्या क्या है? 4 है, 2 है, 1 है और 3 है। तो अनुकूल परिणाम कितने? अनुकूल परिणाम अगर हम बात करें तो अनुकूल परिणाम हमारे हो गए 4, कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए? 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/6 अर्थात 2/3। अब अगर हम बात करें 5 से छोटी संख्या ना आने की प्रायिकता, पहले हमने क्या निकाला? 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। अब हम निकाल रहे हैं 5 से छोटी संख्या ना आने की प्रायिकता। और 5 से छोटी संख्या कौन सी है? 5 से छोटी संख्या ना आने की प्रायिकता मतलब कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? तो 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, क्योंकि दोनों संख्याएं 5 से छोटी नहीं है। तो अनुकूल परिणाम आपके लिए क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम आपके लिए यहीं पे हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अगर यहाँ पे हम बात करें इस कंडीशन के लिए? तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2, और टोटल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 2/6, यानी कि 1/3। अब ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, पते की बात। अगर आप इसको और इसको, दोनों प्रायिकताओं को, 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता और 5 से छोटी संख्या ना आने की प्रायिकता, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है? आपकी वैल्यू फाइनली 1 आ जाती है। और ये जो वैल्यू फाइनली 1 आती है, यही बात कह रही है उस थ्योरी में कि किसी घटना के घटित होने की संभावना
किसी घटना के घटित होने की संभावना अर्थात P और किसी भी घटना के घटित ना होने की संभावना अर्थात PE नॉट, उसी घटना के घटित होने की ना होने की, मतलब उसी घटना के घटित ना होने की संभावना, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है? वैल्यू आ जाती है 1। और यही तो वैल्यू आपकी आई है यहाँ पे, किसी घटना के घटित होने की संभावना और घटित ना होने की संभावना दोनों को ऐड कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। और यही बात ये चीज कह रही है और इसी से निरूपित हमारा ये दूसरा फॉर्मूला बनता है, ये जो आपके सामने बना हुआ है, ठीक है ना। तो किसी की भी घटना के घटित होने की संभावना और घटित ना होने की संभावना जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? वैल्यू आती है 1। और ये आपसे बननी चाहिए और यही फॉर्मूला यूज होगा 2019 के पेपर में। तो आपसे ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए और इस तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 नंबर में आ चुके हैं, इसलिए ये बनना चाहिए। चलिए बढ़िया। अब थ्योरी का कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब पासे में वैल्यू मैक्सिमम 6 है तो 8 तो कभी आएगा नहीं सॉरी, तो 8 कभी आएगा नहीं और 8 कभी नहीं आएगा तो अनुकूल परिणाम 0, कुल परिणाम 6, वैल्यू कितनी? 0। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 0। अब अगर कोई घटना कभी भी घटने ना वाली हो तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है और ऐसी संख्या क्या, ऐसी घटना क्या कहते हैं? असंभावित या इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इन द सेम वे अगर सेकंड क्वेश्चन है कि किसी एक पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो सभी संख्याएं 7 से छोटी हैं तो अनुकूल परिणाम कितने? 6, कुल परिणाम कितने? 6, वैल्यू कितनी आ गई? 1। और जब वैल्यू 1 आ जाती है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता की तो हम क्या कहते हैं कि प्रायिकता, ऐसी प्रायिकता को निश्चित घटना ऐसी घटनाएं निश्चित घटनाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट की, कि जब हमने प्रायिकता की वैल्यू अभी तक निकाली तो प्रायिकता का मान हमेशा क्या आया? या तो 1 से छोटा आया या 1 आया और 0 से बड़ा आया। ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। प्रायिकता 0 यहां पे है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो प्रायिकता 0 यहां पे थी और प्रायिकता 1 कहां पे है? यहां पे है। बाकी अगर हर जगह हमने जहां सॉल्व किया वहां प्रायिकता इन दोनों के बीच आई, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुल संभावित परिणाम हमेशा जो है तो अनुकूल परिणामों से ज्यादा होते हैं और उनका आपस में भाग करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। चलिए बढ़िया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, 4 या इसके आगे का टॉपिक। तब तक पढ़ते रहिए, मद मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।